Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, the second lecture of chapter 1. It's again the continuity of your first lecture, which is Introduction to Physics. पिछले लेक्चर में हमने बात जहाँ पे छोड़ी थी वो ये थी कि फिज़िक्स जो है उसका जन्म जो है वो नेचुरल साइंसेस से हुआ है। फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उसके साथ जियोलॉजी है। तो फिज़िक्स को हमने कहा था कि ये ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डिस्कस करती है रिलेशन एनर्जी का और मैटर का एंड द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन देम। They can be converted from one to another. Energy can be converted to matter and matter can back be converted to energy. हमारा यहाँ पे फॉर्मली जो है आपकी टेक्स्ट बुक में फर्स्ट आर्टिकल 1.1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, ये फर्स्ट आर्टिकल स्टूडेंट्स जो है ये सारे का सारा आपसे जनरल नॉलेज के मतलब ही है, सारा रीडिंग से ही मतलब है। वाइट बोर्ड का इसमें इस्तेमाल कम है क्योंकि कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं, लेकिन बहरहाल समझने की कोशिश करते हैं। आपने अक्सर जो है वो एक लफ्ज़ सुना होगा बिग बैंग। क्या चीज़ है जी बिग बैंग? क्या चीज़? बिग बैंग अगर इसका लफ्जी मतलब देखा जाए तो इसका मतलब है बड़ा धमाका, यानी कि इंसानी तारीख में कोई ऐसा वाकया हुआ है जिसको बिग बैंग के नाम से याद किया जाता है। कुरान करीम में इसका अल्लाह शान व तआला फरमाते हैं कि ये कायनात एक बहुत बड़े आग के गोले की मानद थी। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने फरमाया कुन फयकून, उसी वक्त वो हो जाता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। वो आग का गोला जो है वो फट जाता है। जो आग के गोले का फटना है उससे बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके को नाम दिया गया है किस चीज़ का? बिग बैंग का। यानी कि अब ये कायनात वजूद में आई है तो उसका वजूद जो है उसके पीछे एक बहुत बड़ा धमाका था। उस धमाके को बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी भी है। यानी कि जब कहीं बिग बैंग का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब ये है कि ही इज़ टॉकिंग अबाउट द क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स, कि बोलने वाला किस चीज़ से मतलब बात कर रहा है? इस कायनात के वजूद की मतलब बात कर रहा है कि पहली दफ़ा ये कायनात का जो वजूद हुआ है तो क्या हुआ था। हम कहते हैं बहुत बड़ा धमाका हुआ था। धमाके के नतीजे में क्या हुआ? धमाके के नतीजे में ये हुआ कि ये एक बहुत बड़ा आग का गोला है, फिर अचानक ये एक दिन इस तरह से फट जाता है। जब ये फटता है तो इसके छोटे छोटे कई सारे पीसेस बन जाते हैं और वो पीसेस जो हैं वो धमाके की जगह से मुख्तलिफ डायरेक्शंस में कंटिन्यूसली मूव करते जा रहे हैं। उस वक़्त से लेकर आज तक ये पीसेस जो हैं फ्रैगमेंट्स ऑफ यूनिवर्स इनको कहते हैं, ये मुसलसल एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ये वाकया जो है आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ये 20 बिलियन ईयर्स एगो ये हुआ था, बड़ा धमाका हुआ था। और साथ ये कह रहा है कि अगर ताकतवर जो टेलीस्कोप है, रेडियो टेलीस्कोप जो है, आज भी दूर दराज जो कोने खुदरे हैं इस यूनिवर्स के, वहाँ देख रहे हैं कि ये फ्रैगमेंट्स जो हैं वो कंटिन्यूसली एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। यानी कि ये कायनात जो है ये रेस्ट में नहीं है। आगे जाके आप पढ़ेंगे न्यूटन ने कहा था कि ये परपेचुअल मोशन है, कि एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली मूविंग। फिर आइंस्टाइन ने कहा कि इनके दरमियान मोशन जो है वो रिलेटिव है, यानी कि रेस्ट में तो कोई चीज़ नहीं है। जिस तरह के कहा जाता था, एक वक्त था कहते थे कि अर्थ इज एट रेस्ट, लेकिन बाद में पता चला नहीं नहीं, अर्थ तो रेस्ट पे नहीं है, ना ही मून रेस्ट पे है। हाँ, सन रेस्ट पे है, लेकिन बाद में ये पता चला कि सन भी रेस्ट पे नहीं है। अच्छा, पता चला कि मून जो है इट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड सन इज आल्सो रिवॉल्विंग अराउंड इट्स गैलेक्सी
and this galaxy is revolving around a bigger galaxy, and that bigger galaxy is revolving around the bigger galaxy, the bigger galaxy, the bigger galaxy, and the bigger galaxy, and so on. अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया आयतुल कुर्सी में कि लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, सारा कुछ रोटेट कर रहा है, किसके इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है, उसकी कुर्सी के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है। यानी कि ये कायनात जो है ये रेस्ट में नहीं है। 20 बिलियन ईयर्स एगो जो हुआ था, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, उस धमाके के बाद आज तक कोई भी चीज़ इस कायनात की जो है वो रेस्ट में नहीं है, वो कंटिन्यूसली एक दूसरे से दूर जा रही है। अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं ना एक जगह पे कि ये कायनात अभी नामुकम्मल है, शायद कि आ रही है सदा दमादम कुन फयकून, कि मुझे तो अभी तक जो है वो कुन फयकून की सदा आ रही है, जो कायनात अभी मुकम्मल नहीं हुई, यानी कि चीज़ें मुसलसल एक दूसरे से दूर जो है वो जा रही है। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि ये बड़ा जो है वो धमाका हुआ, ये आग का गोला फटा और इससे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जो है वो बन गए और मुसलसल वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। फिर क्या हुआ, इन फ्रेगमेंट्स ने मूव करते करते जो छोटे छोटे टुकड़े थे, बड़े टुकड़ों ने उनको मजबूर कर दिया कि वो छोटे टुकड़ों को अपने इर्द गिर्द घूमने पे मजबूर करते हैं। कैसे? मुसलसल मूव करते करते क्या किया, बड़े टुकड़ों ने छोटे टुकड़ों को अपने इर्द गिर्द घूमने पे मजबूर कर दिया, बड़े टुकड़ों ने छोटे टुकड़ों को घूमने पे मजबूर कर दिया। इस तरह से इस कायनात के अंदर जो है वो बहुत सारे सोलर सिस्टम जो है वो वजूद में आए। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो भी एक ऐसा ही सिस्टम है कि जिसमें एक बड़ा फ्रैगमेंट था, उसने छोटे फ्रैगमेंट्स को जो है अपने इर्द गिर्द अपनी ग्रेविटी की वजह से, अपनी मैस की वजह से रिवॉल्व करने पे मजबूर कर दिया। एक सोलर सिस्टम जो है वो वजूद में आया। और ये कायनात जो है इसमें एक सोलर सिस्टम नहीं, बहुत सारे सोलर सिस्टम है ना। ऐसे ही जैसा कि सूरह रहमान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, वो सारे मशरकों का रब है, वो सारे मगरबों का रब है, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। यानी कि मशरक भी एक से ज्यादा, मगरब भी एक से ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि ये कायनात जो है, ये कायनात एक छोटी सी नहीं है। वो कहते हैं ना कि डार्विन ने कहा था कि दिस अर्थ इज नॉट इवन लाइक अ सिंगल डॉट इन दिस यूनिवर्स, कि इस जमीन की हैसियत इस पूरी कायनात में एक सिंगल डॉट के बराबर भी नहीं है। तो इंसान की तो कोई औकात ही नहीं है इस कायनात। बहरहाल हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि उसने फर्स्ट पैराग्राफ में जो है वो यही बात करता है कि फ्रंटियर्स कितने हैं फिजिक्स के। फ्रंटियर्स, महाज, कौन कौन से महाज हैं जिन पे आजकल फिजिक्स में पेशरफ्त हो रही है। तो हम कहते हैं 3 बड़े महाज हैं। कौन कौन से? एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स, बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट। कैसे? जिस तरह ये मून, अर्थ, सन, गैलेक्सी, ये कायनात पूरी खुद है। इतने बड़े जो है वो ऑब्जेक्ट को डिस्कस करना। अच्छा, एक एस्पेक्ट तो ये हो गया कि इसमें फिजिक्स में हम एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। फिर दूसरा एस्पेक्ट फिजिक्स का ये है, दूसरा फ्रंटियर जो है फिजिक्स का वो ये है कि हम एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को भी डिस्कस करते हैं, उनको भी स्टडी करते हैं। एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट से हमारी मुराद ऐसे ऑब्जेक्ट्स होती है जिनको हम माइक्रोस्कोपिक कहते हैं, जो हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते, हमें आंख से नजर नहीं आते। जिस तरह जितने भी प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियाई हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये हम नेकेड आई से जो है वो इनको नहीं देख सकते। तो इसका मतलब है कि एक फ्रंटियर तो फिजिक्स का ये हो गया कि हम एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स इनको डिस्कस करते हैं, और दूसरा एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इनको डिस्कस करते हैं, और तीसरे नंबर पे इंटरमीडिएट, इनके दरमियान में, यानी कि मिडल साइज ऑब्जेक्ट, मिडल साइज ऑब्जेक्ट्स इनको डिस्कस करते हैं। अब ये मिडल साइज ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है? मिडल साइज ऑब्जेक्ट में हर वो चीज आ जाती है जिसको हम आंख से देख सकते हैं। जिस तरह ये पास मेरे मार्कर है, बुक है, डाइस है, फुटबॉल है, कार है, सेब है, कोई भी चीज, कार जा रही है, बस जा रही है, जो अंडर ऑब्जर्वेशन आपके हो सकती है, ये फैन है, लाइट है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो इस वक्त 3 फ्रंटियर्स हैं फिजिक्स के
जिनमें पेशरफ्त होती है तो हम कहते हैं कि एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स को ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, या फिर एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस किया जाता है, या फिर मिडल साइज ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो एक तरफ मॉलिक्यूल और दूसरी तरफ क्या है, ये यूनिवर्स है, और दरमियान में ये मिडल साइज ऑब्जेक्ट है। 3 फ्रंटियर है, फ्रंटियर 1, फ्रंटियर 2, फ्रंटियर 3, और 3 ये जो फ्रंटियर्स हैं, 3 महाज हैं जिन पे फिजिक्स इस वक्त लड़ रही है, या जिसमें पेशरफ्त हो रही है कि या तो एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, या फिर एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, या फिर मिडल साइज ऑब्जेक्ट्स। बट व्हाट इज अ फिजिक्स? सेकंड पैराग्राफ। According to one definition, physics deals with the study of matter and energy and the relationship between them. वही जो आइंस्टाइन कहता है कि इज इक्वल टू mc स्क्वायर के एनर्जी को मैस में और मैस को एनर्जी में डिस्कस किया जा सकता है, और वो ब्रांच जो इन दोनों को डिस्कस करती है, दैट इज कॉल्ड द फिजिक्स। The study of physics involves investigating such things such as law of motion, the structure of space and time, nature, type of the forces that hold different materials together, the interaction between different particles, the interaction of electromagnetic radiations with matter and so on। ये सारा के सारा हम फिजिक्स में जो है वो पढ़ते हैं कि फोर्सेस जो है वो कैसे जन्म लेती हैं, चार्ज ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फोर्स कैसे मौजूद होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं वो कैसे जन्म लेती हैं, और एक जगह पे वो कह रहा है द स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम। ये मेरा ख्याल है आपके लिए बिल्कुल नई चीज है कि स्पेस एंड टाइम, स्पेस एंड टाइम। अच्छा, जिंदगी में जब भी कोई इवेंट होता है, कोई इंसिडेंट होता है या कोई एक्सीडेंट होता है, अगर कोई उसके मतलब जानना चाहता है तो वो कितने क्वेश्चन करता है। मुझे कोई आगे बताता है जी उधर मोटरसाइकिल वाले का एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई, तो मेरे पहले 2 क्वेश्चन होंगे उसके मतलब। एक होगा कब और दूसरा होगा कहां। कब और कहां, हमेशा यही 2 क्वेश्चन किए जाते हैं कि कब और कहां। कब जो है ये टाइम, और कहां लोकेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्पेस। ये क्या है? स्पेस। यानी कि इस कायनात के अंदर जितने भी इवेंट होते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट की हमेशा जरूरत पड़ती है, 2 पैरामीटर्स की हमेशा जरूरत पड़ती है कि कब हुआ और कहां हुआ। वन इज कॉल्ड द स्पेस एंड अदर इज कॉल्ड टाइम। आगे चैप्टर है हमारा 5, वहां जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे कि स्पेस टाइम जो है वो फ्लैट है या स्पेस टाइम कर्व है। न्यूटन इसके बारे में, स्पेस टाइम के बारे में क्या कहता है, और आइंस्टाइन स्पेस टाइम के बारे में क्या कहता है। बहरहाल अभी यहाँ पे इतना ही बता देना इसके बारे में काफी है। अच्छा, बाय द एंड ऑफ 19th century, थर्ड पैराग्राफ, बाय द एंड ऑफ 19th century many scientists start believing that everything about the physics has been discovered। कि फिजिक्स की तो हर चीज अब तक डिस्कवर हो चुकी है। बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो इस मुतल्लक जो है वो गलत फहमी का शिकार हो गए थे। अब इन गलत फहमी का शिकार होने वालों में सबसे जो प्रोमिनेंट साइंटिस्ट था उस वक़्त का, दैट वाज न्यूटन। क्या कहा न्यूटन? न्यूटन ने कहा कि व्हाट द साइंटिस्ट ऑफ नेक्स्ट सेंचुरी विल डू, नई जो सेंचुरी है उसका साइंसदान क्या करेगा। लोगों ने पूछा कि क्या मतलब। उसने कहा कि बिकॉज आई हैव डिस्कवर्ड एवरीथिंग इन द फिजिक्स, मैंने तो फिजिक्स की हर चीज डिस्कवर कर ली। तो वाकई उसकी जो कंट्रीब्यूशन वो बहुत ज्यादा थी फिजिक्स में न्यूटन की, और वो समझता था कि उसने काम जो है वो फिजिक्स का तकरीबन सारा कर लिया। अब नई साइंटिस्ट जो आएंगे वो क्या काम करेंगे, उनके पास क्या थ्योरीज होंगी, क्या काम करने का मोटिव होगा। लेकिन एक साइंटिस्ट आया, आइंस्टाइन, उसने सिर्फ एक विजन दी, E = mc², और उसने न्यूटन की 70% फिजिक्स गलत साबित कर दी कि उसने गलत कहा था। क्यों? उसके पीछे वजह यह थी कि न्यूटन के यहां जो है वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट और मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं था। जो वो लॉ क्लासिकल मैकेनिक्स के अप्लाई करता था एक फुटबॉल पे, सेब पे, कार पे, बस पे, और वही वो ऑब्जेक्ट वही लॉज अप्लाई कर देता था किस पे, माइक्रोस्कोपिक्स पे, जो नजर नहीं आते थे, जिस प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। उसको जब बताया गया
कि ये दोनों डिफरेंट जो है वो फ्रंटियर्स हैं, इनके लॉस जो हैं वो अलग हैं, क्योंकि एक जो ऑब्जेक्ट है, जो मिडिल साइज ऑब्जेक्ट है, वो तो ऑर्डिनरी स्पीड से मूव कर रहा है, और जबकि जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है वो एक्सट्रीमली लार्ज स्पीड से मूव कर रहा है, नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। सो वी हैव टू अमेंड द लॉस, या हमें लॉस जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो इससे उसकी फिजिक्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से मतलब खास तौर पे गलत साबित होगी, क्योंकि लॉस जो मैक्रोस्कोपिक के थे वो माइक्रोस्कोपिक पे अप्लाई नहीं हो सकते थे। फिर यहां से एक नई ब्रांच है फिजिक्स की, क्वांटम मैकेनिक्स या रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, उसने जन्म लिया, और ये इस ब्रांच की बुनियाद डाली थी आइंस्टाइन ने। उसने कहा था कि इसमें वो ऑब्जेक्ट रखे जाएंगे जो कि माइक्रोस्कोपिक है, एंड दे मूव नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, और वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। तो इनके लिए जो है वो न्यूटोनियन जो फिजिक्स है या न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो बहरहाल यहां पे भी इसके बारे में उसने लिखा हुआ है, फर्दर रिसर्चर गिव बर्थ टू न्यू डिसिप्लिन इन द फिजिक्स सच एज न्यूक्लियर फिजिक्स। कुछ फिजिक्स की इस दौरान नई ब्रांचेस भी डिस्कवर हो चुकी थी, जिस तरह न्यूक्लियर फिजिक्स है, एटॉमिक न्यूक्लियाई है, पार्टिकल फिजिक्स को वो डिस्कस करती थी। उसके बाद रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स जो है वो न्यूटन ने डेवलप कर दी थी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स इन दिनों में डिस्कवर हो चुकी थी। लेकिन ये लिस्ट अभी जो है वो खत्म होने वाली नहीं है, हर गुजरते दिन के साथ नई से नई पेशरफ्त आ रही है। हम ये नहीं कह सकते थे कि 19वीं सदी के साथ या न्यूटन के साथ ही फिजिक्स जो है वो खत्म हो गई, या इसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट नहीं हो सकती। अब ये देखें कि फिजिक्स में जदीद दौर में जब से ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई है, ये ब्रांच है फिजिक्स की। अब इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में, जिसमें हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, यानी कि शॉर्ट ये है कि पूरी दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज की सूरत इख्तियार कर चुकी है। एक कोई इवेंट कहीं भी होता है, नेक्स्ट फ्यू मोमेंट्स में वो ही इवेंट जो है वो पूरी दुनिया को पता चल चुका होता है। लेकिन पुराने दौर में तो ऐसा नहीं होता था। अब थोड़ी जिद्दत आ गई है इसमें फिजिक्स में, तो इसको कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, कि जिसमें फिजिक्स जो है वो अब कंट्रीब्यूट कर रही है। अच्छा, ये जो थर्ड लास्ट पैराग्राफ है, इसमें वो बात करता है जिसके मुतालिक हम बात कर चुके हैं कि फिजिक्स की कुछ ब्रांचेस जो हैं वो अदर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में भी जो है वो आ चुकी हैं, मिल चुकी हैं। जिस तरह बायोलॉजी के डिफरेंट फिनोमिनन हैं, उनको जो है वो डिस्कस करने के लिए फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसको बायोफिजिक्स कहते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स है, जियोफिजिक्स है, केमिकल फिजिक्स है, जो केमिस्ट्री में जो है वो हम यूज करते हैं। तो ये इस पैराग्राफ में ये बताता है भाई। सेकंड लास्ट पैराग्राफ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर इंपॉर्टेंट फोर्स फॉर चेंज इन द आउटलुक ऑफ मैनकाइंड। अब ये हुआ ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूरी दुनिया का नक्शा ही तब्दील हो गया है। The information media and fast means of communication has brought all parts of the world in close contact with another। सारी दुनिया एक दूसरे के नजदीक आ गई। Events in one part of the world immediately reverberate around the globe, फौरन ही फैल जाते हैं इवेंट एक इलाके के पूरी दुनिया में। We are living in the age of information technology। आज हम जदीद दुनिया में रह रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये दौर है। The computer networks are products of chips developed from the basic ideas of physics। अब ये देखें कि इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में जो मेन कंपोनेंट है वो कंप्यूटर है। कंप्यूटर की कोई फॉर्म भी है, ये आपका लैपटॉप है या कंप्यूटर है जिसको डेस्कटॉप कहते हैं, या जो हाथ में पकड़ते हैं पाम टॉप जिसको कहते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन जो है उस पाम टॉप की एक किस्म है। ये जो कंप्यूटर है जितने भी तरह के, इन कंप्यूटर की जो मेन वर्किंग जो है, चिप्स या आईसीस जिनको बोलते हैं, वो सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। अब सिलिकॉन कहां से हासिल किया जाता है? सिलिकॉन हासिल किया जाता है रेत से, क्योंकि रेत जो है जिसको सैंड बोलते हैं, सैंड, रेत, इसका साइंटिफिक नाम क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो सिलिकॉन जहां से हासिल करते हैं और यहां से कंप्यूटर के जो है वो चिप्स जो है वो डेवलप करते हैं, इसके आईसीस जो है वो डेवलप करते हैं, कंप्यूटर बनता है। अब वो लास्ट लाइन उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है, द चिप्स आर मेड ऑफ सिलिकॉन। ये जो चिप्स इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटर्स में, ये सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। एंड सिलिकॉन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सैंड। और सिलिकॉन कहां से हासिल किया जाता है? सैंड से। इट्स अप टू अस वेदर वी वांट टू मेक द सैंड कैसल्स और कंप्यूटर आउट ऑफ इट। अब हम पे डिपेंड करता है
कि रेत से क्या बनाना है, वो रेत से बच्चे नहीं बनाते होते, पाँव उसके अंदर दे के घर बनाते होते हैं रेत के, सैंड कैसल्स कहते हैं, रेत के महल। कि इस रेत को हम कैसे इस्तेमाल करें, कि या तो महल बनाने के लिए, ये सैंड कैसल्स बनाने के लिए, खेलने के लिए इस्तेमाल कर लें, या फिर ये है कि इस सैंड से सिलिकॉन डाइऑक्साइड अलहदा करें, सिलिकॉन अलहदा करें, चिप्स बनाएं, कंप्यूटर्स रन करें। अब हम पे डिपेंड करता है एज ए नेशन कि हम क्या करना चाहते हैं। हम ज़ाया करना चाहते हैं इन सारे सोर्सेज को और अपने आप को, या इन सोर्सेज से आगे जो है इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं। लें जी, थैंक यू वेरी मच। आज का ये आर्टिकल आपका मुकम्मल हुआ, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। तो यहाँ से फिजिक्स की जो है वो जो बुनियादी बातें हैं जितनी भी, वो सारी की सारी आपको बताई जा चुकी हैं। ये पेज 3 है, इसके ऊपर जरा देखें, डू यू नो लिखा हुआ है, कंप्यूटर चिप्स आर मेड फ्रॉम दी वेफर्स। कंप्यूटर चिप्स जो है वो वेफर से बनाई जाती हैं, ऑफ मेटलॉइड्स, सिलिकॉन और सेमीकंडक्टर, जो कि एक है सेमीकंडक्टर। आपको पता ही है 3 तरह के मटेरियल होते हैं, या कंडक्टर होते हैं या इंसुलेटर्स होते हैं, या फिर इनके दरमियान में एक एग्जिस्ट करता है, ना तो वो कंडक्टर होता है ना इंसुलेटर होता है, बल्कि वो सेमीकंडक्टर कहलाता है। अभी सिर्फ इतना ही बता देना काफ़ी है, आगे आपको फर्दर जो है वो पता चलता रहेगा इसके बारे में।